ऐसा है क्या? चलिए, गुड मॉर्निंग सभी को। एक बार देखिए फिर से, आवाज नहीं आ रही है क्या? एक बार बताइए, आवाज आ रही है मेरी? ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। तो शुरुआत करते हैं हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, सेल मेम्ब्रेन से। हम लोग शुरुआत कहां से करते हैं? सेल मेम्ब्रेन से, जिसको हम लोग कोशिका झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? सेल मेम्ब्रेन को हम लोग कोशिका झिल्ली कहते हैं, या इसी का दूसरा नाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इसको हम लोग प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसलिए इसको हम प्लाज्मा झिल्ली, और सेल मेम्ब्रेन है इसलिए इसको हाँ कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली के नाम से जानते हैं। तो यहीं से शुरुआत आज करेंगे हम लोग। क्या है, कैसे है, आइए बात करेंगे। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं? ठीक, अब आइए शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या है, आखिरकार एक कोशिका की जो सबसे बाहरी परत होती है ना, उसी में यहां पे देखिए, ये देखिए, ये ऐसे लिपिड की 2 लेयर लगी होती है। लिपिड की कितनी लेयर लगी होती है? 2 लेयर। और इसी लिपिड के जो 2 लेयर होती है ना, लिपिड के 2 लेयर में इसी बीच बीच में प्रोटीन होता है। इसी लिपिड के लेयर में क्या होता है? बीच बीच में प्रोटीन होता है। यहां पे भी देखिए, यहां पे भी देखिए, ये 2 लिपिड की लेयर है। और इसी बीच में क्या होगा? यहां पर भी, यहां पर भी ये प्रोटीन है, ये प्रोटीन है आपका। ऐसे आपके पास ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स यहां पर बने होते हैं। ऐसे स्ट्रक्चर यहां पे बने होते हैं। ये सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन है। ओके, ये ज्यादा जगह ले रहा है, इसको एक को इधर कर दो, एक को इधर कर दो। ठीक है, ये समझ गए। अब यहां पर आइए बात करते हैं हम लोग। यहां पर क्या बात करेंगे? ये लिपिड की बाइलेयर है, ये लिपिड बाइलेयर है। बाइलेयर का मतलब लिपिड की 2 परत है। ओके, लिपिड की बाइलेयर है, लिपिड की 2 परत है। और ये क्या है आपके पास? ये ग्लाइकोप्रोटीन है। देखिएगा, अब यहां पर एक एक चीजें हम लोग पढ़ेंगे। लिपिड की 2 लेयर पाई जाती है, यहां पर प्रोटीन पाए जाते हैं, प्रोटीन पाए जाते हैं। साथ में यहां पर फास्फोलिपिड पाई जाती है, फास्फोलिपिड पाई जाती है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अलग अलग चीजें पाई जाती है। ये फास्फोलिपिड होता है, फास्फोलिपिड, ये फास्फोलिपिड होता है। ठीक है, ये प्रोटीन होता है। ये लिपिड की 2 परत होती है। ठीक है, लिपिड 2 परत वहां पर पाया जाता है। ठीक है, ओके। मैंने कहा कि कोशिका के बारे में हमने आपसे कहा कि देखिएगा, कोशिका है ना यहां पर, तो ये देखिए, ये कोशिका है। अगर एनिमल सेल है, ये, इसी को हम सेल मेम्ब्रेन कहेंगे। इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही एक ही शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। सेल मेम्ब्रेन भी इसी को कहेंगे, एक ही बार में आपको ध्यान पे रखना है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
यानी हिंदी में हम कहते हैं प्लाज्मा झिल्ली। इस बात को ऐसे समझिए कि प्लाज्मा झिल्ली कहां पाया जाता है। तो अगर एनिमल कोशिका होगी, जंतु कोशिका होगी, एनिमल सेल यानी जंतु कोशिका की सबसे बाहरी परत, जंतु कोशिका की क्या है, सबसे बाहरी परत प्लाज्मा झिल्ली होती है। जंतु कोशिका की सबसे बाहरी परत क्या होती है, प्लाज्मा झिल्ली होती है। जंतु कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है। और प्लांट की, पादप कोशिका की क्या कहानी है, तो प्लांट की दूसरी सबसे बाहरी कोशिका सेल होती है। देखिए प्लांट में, ये प्लांट है, प्लांट में क्या होता है, ये फिगर हटाते हैं, दूसरा बनाते हैं। ये प्लांट की सेल है और प्लांट की सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये है, दूसरी परत। ये परत, ये परत, ठीक है। तो अब पादप में यानी प्लांट की अगर हम बात करें, प्लांट में दूसरे सबसे बाहरी परत होती है, सेकेंड आउटर मोस्ट लेयर होती है। प्लांट में दूसरी सबसे बाहरी परत क्या होती है, बिल्कुल प्लाज्मा झिल्ली होती है। तो प्लाज्मा झिल्ली के बारे में आपको यह बात समझ में आई। प्लाज्मा झिल्ली अर्ध पारगम्य होती है। कैसी होती है, अर्ध पारगम्य। अर्ध पारगम्य का मतलब होता है, इसको हम कहते हैं सेमी परमिएबल। केवल यह किसको जाने देती है, केवल यह विलायक को जाने देती है, पानी को जाने देती है, ठीक ना। केवल, हाँ, केवल इससे गुजर सकता है, केवल विलायक, इससे केवल विलायक गुजरता है। तो आपको ध्यान पे रखना है, ठीक है, ठीक है, बात याद रहेगी, ठीक। मैंने कहा कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये जंतु कोशिका की सबसे बाहरी परत है और प्लांट कोशिका की दूसरी सबसे बाहरी परत है। क्योंकि प्लांट कोशिका में सबसे बाहर कोशिका भित्ति होती है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। तो जहां कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती वहां पर, जहां पर जहां पर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती वहां पर सबसे बाहरी, और जहां पर कोशिका भित्ति पाई जाती वहां दूसरी सबसे बाहरी, ठीक है। चलिए अब आगे की बात, हमने कहा कि आखिरकार ये होती कैसे है, तो लिपिड की दो लेयर पाई जाती है, लिपिड की दो लेयर पाई जाती है। और इसी के लिपिड के दो लेयर में बीच बीच में आपको फास्फोलिपिड प्रोटीन ये पाई जाती है। इसमें किसी भी प्रकार का एंडोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस कुछ नहीं होता है, ठीक है, ओके। तो चलिए बात ये समझिएगा, ये केवल एक सुरक्षा का आवरण प्रदान करने वाली परत है, ठीक है ना। सुरक्षा का क्या करती है, आवरण प्रदान करती है। तो आइए इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले प्लाज्मा झिल्ली का मॉडल किसने दिया था। तो अगर हम पूछें कि प्लाज्मा झिल्ली मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसने दिया था, तो इसको देने वाले थे सिंगर एंड निकोलसन। किसने दिया था, सिंगर एंड निकोलसन।
याद रहेगा किसने दिया था? प्लाज्मा झिल्ली का मॉडल किसने दिया था? सिंगर एंड निकोलसन। देखिए एएलपी के बैच में फिजिक्स जो है बायोलॉजी के बाद होगी, बायोलॉजी के बाद होगी, ठीक है, ओके, निश्चिंत रहिए। तो सिंगर एंड निकोलसन, यहां पर क्या होगा? सिंगर और निकोलसन, सिंगर और निकोलसन, सिंगर और निकोलसन। क्लियर है? क्या होगा? सिंगर और निकोलसन। आगे चले, ठीक है। अच्छा ये किसका बना होता है? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसका निर्माण होता है? इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसका बना होता है? तो लिपिड प्लस प्रोटीन का, लिपिड प्लस प्रोटीन का, इसको हम कहते हैं लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन का क्या मतलब है मेरे भाई? लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। क्या बना होता है? लिपिड और प्रोटीन का बना होता है, लिपिड और प्रोटीन का बना। अच्छा एक बात बताओ, मैंने बदमाशी की एक हद होती है। एक ही दिन में सारा विषय पढ़ा दूंगा मैं। अगर एक विषय पढ़ा रहा हूं, राजीव कुमार जी और प्रशांत और बाकी जो लोग भी मैसेज कर रहे हैं, एक बात मैं आपसे कह रहा हूं, अगर एक विषय पढ़ा रहा हूं तो इसको अभी पढ़ाऊं कि इसको ना पढ़ाऊं, दूसरा शुरू कर दो। अच्छा अगर मैं दूसरा पढ़ाऊंगा तो आप पूछेंगे तीसरा कब होगा, वो पढ़ाऊंगा तो ये कब होगा। तो भाई जो चल रहा है उसका मजा लो। आपके एग्जाम से पहले पढ़ाने का वादा है, और एक दो दिन नहीं, पूरे 25-30 दिन, एक महीना पहले खत्म कर दूंगा कोर्स, ठीक है, ओके। एक चीज पढ़ाओ तो दूसरे चीज पे आ जाएंगे। मैंने आपसे पूछा था कि भैया क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है, आप लोगों ने बताया कि सर ये पढ़ाइए, ये सब चीजें शुरू कीजिए, तभी मैंने इसको शुरू किया। क्लियर है? चलिए चलिए, अब इसकी प्रकृति कैसी होती है? तो इसकी प्रकृति होती है सेमी परमिएबल, अर्धपारगम्य। कैसी होती है? सेमी परमिएबल, अर्धपारगम्य। और आप जानते हैं कि जो भी आपके पास आप जानते हैं जो भी आपके पास प्लाज्मा झिल्ली है, जो भी आपके पास प्लाज्मा झिल्ली है, वो केवल लिपिड के परिवहन में या प्रोटीन के, हाँ, लिपिड के निर्माण में सहायक है और प्रोटीन के परिवहन में सहायक है। यह किस में सहायक है? इसका कार्य क्या है? ये लिपिड के निर्माण में सहायक है, लिपिड के निर्माण में सहायक है और प्रोटीन के परिवहन में सहायक है। लिपिड के निर्माण में सहायक और प्रोटीन के परिवहन में सहायक, प्रोटीन के परिवहन में सहायक, ठीक है। इसका यह कार्य हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा, फंक्शन, ठीक है। हेल्पफुल इन synthesis of lipid, helpful in synthesis of lipid और helpful in transport of protein, transport of protein। तो helpful in synthesis of lipid और helpful in transport of protein, तो ये एक स्ट्रक्चर था, बाकी आप देख पाए, ठीक है। आगे चलते, आगे एक मुख्य अंग आता है जिसको हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, ठीक है। चलिए इधर आइए, दूसरा एक आर्गन आपका पाया जाता है जिसको हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया नाम सभी ने सुना है, माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए मुझे लग रहा है लिख के पढ़ाना उचित अब नहीं है, क्योंकि आप पढ़ाने आप लोग देंगे नहीं, तो मैं एक काम करता हूं, जो लिख के जो पीपीटी में है मैं उसी को पढ़ा देता हूं, ठीक है। चलिए आइए आइए, जो है यहीं पर वही बता देता हूं। कोशिका के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तंत्रिका कोशिका में किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं होता है, यह क्षतिग्रस्त कोशिका को ठीक नहीं कर सकता, इस कारण सिर पर लगने में
सिर पर चोट लगने में व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इसका कारण बताता हूं, सुनिए। तंत्रिका अगर कोशिका की हम बात करें, नर्वस टिश्यू की बात करें, नर्व सेल की बात करें, तो इसमें तारक काय नहीं पाया जाता। इसमें तारक काय क्या होता है? अनुपस्थित। और जब तारक काय अनुपस्थित होता है, जब सेंट्रोसोम एब्सेंट होता है, सेंट्रोसोम एब्सेंट, तो कोई भी प्रकार का सेल डिवीजन नहीं हो सकता, नो सेल डिवीजन, क्योंकि इसी के मदद से कोशिका का विभाजन होता है, गुणसूत्र का बंटवारा होता है। तो इसके कारण कोशिका विभाजन नहीं होगा, क्योंकि तंत्रिका कोशिका में सेंट्रोसोम नहीं है, कोशिका का विभाजन नहीं होता है। ठीक है, अब कोशिका का विभाजन इसलिए नहीं होता है क्योंकि जो नई कोशिका होंगी उनको चीजें सीखने में टाइम लगेगा। जाहिर सी बात है, हमारी तंत्रिका कोशिका ट्रेंड सेल होती है, बहुत तेजी से मैसेज करती है, बाकी चीजें करती हैं, तो चीजें आती है। ठीक है, तो यह किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं होता है, अतः यह क्षतिग्रस्त कोशिका को ठीक नहीं कर सकता। ठीक है, और इसी कारण सिर पे अगर चोट लगता है तो व्यक्ति की तेजी से मृत्यु हो जाती है। सबसे तेजी से कोशिका विभाजन जिगर यानी यकृत में होता है। अब यह क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को ठीक कर सकता है। इसके बारे में दूसरे पॉइंट के बारे में क्या जिक्र है, इसको आइए देखते हैं। दूसरे पॉइंट के बारे में अगर हम बात करते हैं तो दूसरा पॉइंट क्या होता है, यकृत के बारे में देखिएगा। यकृत के बारे में याद रखिएगा, लीवर के बारे में सर्वाधिक पुनरुद्भवन यहां पर होता है। क्या होता है? सर्वाधिक पुनरुद्भवन। तो सर्वाधिक पुनरुद्भवन यानी मोस्ट रीजनरेटिव सेल है। क्या है ये? मोस्ट रीजनरेटिव। मोस्ट रीजनरेटिव का मतलब है कि सबसे जल्दी यहां पर एक कोशिका से दूसरी कोशिका बन जाती है। अगर लीवर 80% क्षतिग्रस्त हो जाए तो भी अपना पूरा लीवर वो आसानी से बना लेता है। तो एक बार लीवर जो आधा भी थोड़ा भी अगर बिगड़ता है, टूटता है, तो आसानी से लीवर अपना क्या कर लेगा? अपना सही से निर्माण कर लेगा। कोशिका भित्ति के बारे में मैं पढ़ा चुका हूं कि कौन सी चीज कहां की बनी होती है, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूं। ठीक है, कोशिका हाँ बिल्कुल, कोशिका झिल्ली के बारे में आज ही मैंने पढ़ाया। यह जंतु और पादप दोनों में पाया जाता है। ठीक है, और ये सारी बातें हमने आपको पढ़ाई, इसमें अर्धपारगम्य और बाकी चीजें आपको बता ही दिया। अब अगला है माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया का नाम क्या है? सूत्रकणिका। माइटोकॉन्ड्रिया का नाम क्या है? सूत्रकणिका नाम है। ठीक है भैया, माफ कीजिए, मुझे माफ कीजिए। ठीक है, ज्ञान मत दीजिए। आप पढ़ाने, मैं आपसे पहले दिन ही कहा था आप मुझे परेशान करेंगे, तो बिल्कुल मैं मेरे ऊपर एक लोग नहीं है, यहां पे लगभग 350 से ऊपर लोग लाइव हैं, पेड क्लास है, सबके लगातार मैसेज आ रहे हैं। किसके मैसेज पढ़ूं, किसके मैसेज ना पढ़ूं? एक लोगों के मैसेज नहीं पढ़ने पर शिकायतें चली जाती हैं कि सर रिप्लाई नहीं देते, सर ये नहीं सुनते। क्या किया जा सकता है? अगर कमेंट ऑफ कर दूं तो सर आपका सिस्टम अच्छा नहीं है, आप लोग कमेंट नहीं सुनते, ये चीजें नहीं पढ़ते। क्या करेंगे हम? कितने लोगों की बातें सुनेंगे? फिजिक्स कब पढ़ाएं, केमिस्ट्री कब पढ़ाएं, ये हुआ कि नहीं हुआ, कैसे करेंगे हम? कई बार जिस बैच के पास जितना ज्यादा अच्छा दिमाग होता है, जितना अच्छा टैलेंट होता है, कभी भी मेरा अपना पर्सनल दावा है कि मैं उस बैच में सबसे अच्छा दे पाता हूं जहां के बच्चे जो होते हैं एवरेज लेवल के होते हैं, औसत लेवल के होते हैं, क्योंकि वहां पे मैं वो कर पाता हूं जो मैं चाहता हूं, जिस तरह से मैं पढ़ाना चाहता हूं उस हिसाब से मैं पढ़ा पाता हूं। लेकिन जहां के बच्चे जो टेक्निकल बैकग्राउंड के बच्चे हैं, उनके पास अच्छी सोच है, अच्छी दिमाग है, उनका लेवल अच्छा है, बहुत अच्छा सोचते हैं वो, तो वो न पढ़ाने देते हैं क्योंकि वो पढ़े हुए हैं, उनको आधी जानकारी आती है, तो उनको पढ़ने का है ही नहीं। वो बिल्कुल वो पिन करते रहेंगे, वो परेशान करते रहेंगे। आप कह रहे हैं कि कमेंट ना पढ़ें, क्या ये सही है आपका कमेंट ना पढ़ें? अगर किसी दिन माइक ऑफ हो जाए तो क्या ये म्यूट मोड में पूरी क्लास हो जाएगी कि नहीं? तो कमेंट पढ़ना इसलिए भी जरूरी है कि माइक ऑफ ना हो जाए, बैटरी किसी दिन हमारे माइक्रोफोन की समाप्त ना हो जाए, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, तो क्या है, अब देखिए बहुत सारे, अब आप खुद से सोच सकते हैं, किसी को कॉमन प्लेटफॉर्म पर एक तरीके से पढ़ाना, एक कैमरे के सामने और एक स्क्रीन के सामने जहां आपकी आवाज आपके मैसेज के तौर पे है। ठीक है, तो बिल्कुल चीजें हैं जैसे चल रही हैं, तो अब चुपचाप आप देखिए। ठीक है, जैसे हम पढ़ाते हैं वैसे पढ़िए अब। ठीक है, जितना ट्रिक है सब दूंगा, लेकिन अब बहुत ज्यादा लिखूंगा नहीं।
ठीक है, आपको फिजिक्स चाहिए, आपको केमिस्ट्री चाहिए, मैं पहुंच जाऊंगा वहां पे बहुत जल्दी। माइटोकांड्रिया की आंतरिक दीवारों को क्रिस्टी कहते हैं, अभी मैं स्ट्रक्चर में दिखाऊंगा। यहां क्रेब्स चक्र चलता है। माइटोकांड्रिया में एक प्रक्रिया होती है जिसको हम क्रेब्स चक्र कहते हैं, जिसके फलस्वरूप एटीपी और तथा ग्लूकोज बनता है। ये बातें भी अभी बताऊंगा, कैसे एटीपी बनता है, कैसे ग्लूकोज बनता है। इसी कारण इसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। माइटोकांड्रिया को कोशिका का पावर हाउस या शक्ति गृह कहते हैं। माइटोकांड्रिया को कोशिका का पावर हाउस या शक्ति गृह कहते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा, माइटोकांड्रिया के बारे में हम आपको क्या बताना चाहते हैं। इसकी खोज अल्टमैन ने लिखी थी, ऐसा अल्टमैन ने किया है, ऐसा नहीं कि अल्टमैन ने किया है। इसके खोजकर्ता कौन है वो भी बताऊंगा। और यहीं पर ऑक्सी शोषण होता है, ध्यान से सुनिएगा, यहीं पर ऑक्सी शोषण होता है। एक ट्रिक दे रहा हूं बिल्कुल, और इस ट्रिक को आपको मैंने कई कई बार यूट्यूब क्लास में भी बताया है। इस ट्रिक को लीजिएगा, लेकिन इस ट्रिक का पूरी तरह से मैं एक्सप्लेन यही करूंगा। कब मिटेगा दुख, ध्यान से सुनिएगा, कब मिटेगा दुख, कब मिटेगा दुख। अब आइए, यहां पर एक एक चीजें हैं, और ठीक है, यहां पर देखिए एक एक चीजें हम बताते हैं। कैसे होता है कोलिकर। अब आप ये सोचेंगे कि सर जी यहां पर जो बता रहे हैं ना, वही आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन किया जाता है। देखिएगा, ये जो कोलिकर साहब थे ना, कोलिकर साहब, इनका नाम कोलिकर है, यही माइटोकांड्रिया के खोज करता है, यही माइटोकांड्रिया के क्या है, खोज करता है। अब आप कहेंगे सर जी यहां तो अल्टमैन लिखा था। कोलिकर हर जगह नहीं देता है, जब कोलिकर नहीं देगा तो अल्टमैन लगाएंगे। जैसे डुजार्डी नहीं देगा तो परकिंजे लिखेंगे, वैसे कोलिकर नहीं लिखेगा देगा तो अल्टमैन लगाएंगे। यहां पर सारी बातें आपको बतानी होती है, इसीलिए हम थोड़ा आपको यहां पर रिलैक्स होकर बताना चाहते हैं। अल्टमैन, अब यहां पर देखिएगा अल्टमैन क्या है। अल्टमैन ने क्या किया था, इन्होंने माइटोकांड्रिया का नाम दिया था बायोप्लास्ट। इन्होंने माइटोकांड्रिया का नाम बायोप्लास्ट रखा था। क्या रखा था भाई, माइटोकांड्रिया का नाम बायोप्लास्ट रखा था। कब, याद रखिएगा, कोलिकर ने माइटोकांड्रिया की खोज की थी। कोलिकर, अल्टमैन ने माइटोकांड्रिया का नाम बायोप्लास्ट रखा था। क्या रखा था, माइटोकांड्रिया का नाम बायोप्लास्ट रखा था। और बी से क्या होता है भाई, बेंडा होता है। बी से आपका बेंडा होता है, बेंडा होता है। चलिए यहां पर अगर बी से बेंडा होता है तो बेंडा ने क्या किया है, बेंडा जो थे ना, ये ऐसे वैज्ञानिक है, बेंडा ने माइटोकांड्रिया नाम रखा। माइटोकांड्रिया नाम किसने रखा, बेंडा ने रखा। तो आप देख रहे हैं, कोलिकर जो थे वो माइटोकांड्रिया के खोजकर्ता थे। कोलिकर जो थे, अब देखिएगा, कोलिकर जो थे खोजकर्ता थे। अल्टमैन जो है माइटोकांड्रिया का नाम बायोप्लास्ट रखे, बेंडा जो है माइटोकांड्रिया नाम रखे। और इस मिटेगा से आपको ये ट्रिक हमेशा याद दिलाएगा कि मिटेगा जहां लिखा है इसका मतलब आपको माइटोकांड्रिया समझना है, माइटोकांड्रिया समझना है। तो ये ट्रिक आप ध्यान से देखिए। कब, कोलिकर, अल्टमैन, बेंडा, इन्होंने खोज किया, इन्होंने बायोप्लास्ट नाम रखा और बेंडा ने माइटोकांड्रिया नाम रखा। अब सुनिए, ठीक है, यहां ध्यान से सुनिएगा। यहां दुख में डी क्या है भाई, डीएनए। दुख का क्या मतलब है, दुख में। अब माइटोकांड्रिया के पास जो डीएनए होता है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, बड़ा अच्छी लाइन है। माइटोकांड्रिया का जो डीएनए होता है ना, वो सर्कुलर होता है, सर्कुलर। माइटोकांड्रिया का डीएनए जो होता है सर्कुलर होता है। और माइटोकांड्रिया के पास डबल मेम्ब्रेन होता है। माइटोकांड्रिया के पास क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन होता है, दोहरी झिल्ली होती है, ठीक ना। माइटोकांड्रिया के पास दोहरी झिल्ली होती है, डबल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। तो माइटोकांड्रिया के पास डबल मेम्ब्रेन होगा, दोहरी झिल्ली होगी। और माइटोकांड्रिया के पास जो डीएनए होगा वो वृत्ताकार होगा। तो माइटोकांड्रिया का डीएनए कैसा होगा, वृत्ताकार होगा। अब H से क्या होता है, हाउस। तो ये कौन सा हाउस है, पावर हाउस है। कैसा हाउस है भाई, पावर हाउस है। तो दुख में ये पावर हाउस के तौर पे जाना जाता है, ठीक है।
सर्कुलर डीएनए पाया जाएगा। तो ये डीएनए से जुड़ा हुआ एक पॉइंट आता है, तो आप इसको समझ गए। अब यहां पर देखिएगा, एक घटना होता है रेस्पायरेशन का, श्वसन का। तो श्वसन, देखिए सेल बायोलॉजी को 1 से 2 दिन में पढ़ा के खत्म कर देना चाहिए, लेकिन 3 दिन आपके में 4 दिन लग रहा है, इसका मतलब यह है कि चीजें डिटेल में दी जा रही हैं। अदरवाइज मैं, हाँ बिल्कुल, C6H12O6 ये ग्लूकोज से सीधा बनता है पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड बनता है, और पायरुविक एसिड के 2 अणु बनते हैं, ठीक ना, 2 अणु। अब यहां पे क्या होता है, ये 3 कार्बन के 2 अणु बनेंगे, ठीक है। अब यहां से एक घटना और चलती है, यहां से एक साइकिल चलती है मेरे भाई, यहां से, और इसी साइकिल को हम क्रेब्स चक्र के नाम से जानते हैं। यही साइकिल क्या होती है, क्रेब्स चक्र होती है, क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल कहां चलती है, तो क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में चलती है। सुनिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया हिंदी में नहीं लिखूंगा क्योंकि यहां पे एक ही है दोनों का मतलब। माइटोकॉन्ड्रिया हिंदी में भी वही लिखेंगे, अंग्रेजी में भी माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में कहां चलती है, मैट्रिक्स में। तो ये बात ध्यान दीजिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में क्या होता है, तो आपका क्रेब्स चक्र चलता है, क्रेब्स चक्र चलता है, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, CO2 का निर्माण होगा और साथ में जल का निर्माण होगा। इंग्लिश पे भी लिखो, क्या कहां हिंदी लिख दिए भाई। माइटोकॉन्ड्रिया का नाम बायोप्लास्ट रखा, खोजकर्ता मतलब इसी को अंग्रेजी लिख दें। ओके भाई, सॉरी छूट गया भाई, इतना अगर नहीं कर पाए तो माफ कीजिए आप। चलिए मैं लिख देता हूं, ठीक है। अगर ये कर सकते हैं तो मेरा समय इसमें नहीं जाएगा, ठीक है। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया नेम क्वाइंड बाय बेंडा और बायोप्लास्ट नेम क्वाइंड बाय अल्टमैन। यहां पे जगह कम है तो यहां पे आप समझ जाइएगा अल्टमैन, ऊपर जो वैज्ञानिक का नाम है वही है, बाकी हर जगह इंग्लिश है, हिंदी है, ठीक है। अच्छा, हिंदी वाले बाबू इसको ऊर्जा घर समझिएगा, ठीक है, ऊर्जा घर समझिएगा। ओके भैया, सबका फार्मूला श्वसन में पढ़िएगा। यहां ऊपर लिखे है ना श्वसन का पार्ट है, फिर भी यहां पर बता रहे हैं क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया नाम आया था। एक टॉपिक को दूसरे से जोड़ के पढ़ा रहे, थोड़ा पढ़ने दीजिए, ठीक है। ओके, बाबू मुझे तो यही याद है, अगर आपको कुछ अलग रहेगा, आपको बायोप्लास्ट बेंडा ने दिया था तो एक बार आप भी कंफर्म करके, टेलीग्राम चैनल तो आता होगा, मेरा नाम टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर देना। गलती होगी अगले क्लास में हम सुधार देंगे, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि हम हमेशा पूरा हम ही सत्य जानते, आप भी जानते। मैंने तो पहले ही कहा आप समझदार लोग हैं। ये टेलीग्राम चैनल है मेरा, टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर देना या पर्सनल मैसेज कर देना, ठीक है, और बता देना कि सर ये वाली चीजें गलती हो गई थी आपसे, ठीक है। मैं सॉरी बोल के आगे ठीक कर दूंगा। ओके, चलिए, हमारे अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी एटीट्यूड नहीं है कि हम ही जानते हैं, ठीक है। आप जो अगर बताते हैं, अगर मेरी में गलती होगी तो मैं सही करूंगा। यहां पे क्या होगा, 38 एटीपी प्राप्त होता है, 38 एटीपी। तो यहां पर एक ग्लूकोज से 38 एटीपी प्राप्त होता है, श्वसन में पढ़ते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है। दोहरी झिल्ली में ये जो बाहर की लाइन देख रहे हैं ना, ये वाली, ये सबसे बाहरी परत है, और ये वाली जो परत देख पा रहे हैं ना, ये वाली दूसरी झिल्ली, ये वाली दूसरी झिल्ली है, ये दूसरी झिल्ली है, ये दूसरी झिल्ली है, ये दूसरी झिल्ली है। तो एक बाहरी परत है और दूसरी आंतरिक परत है। अब ये बीच में जो जगह है ना, ये बीच में जो गैप दिख रहा होगा, ये वाला जगह, ये वाला जगह बीच में, ये वाला जो जगह दिख रहा है ना, ये वाला नहीं, ये वाला, ये दोनों के बीच वाला जो जगह दिख रहा है, इसी को मैट्रिक्स कहते हैं, इसी को मैट्रिक्स कहते हैं। ये क्या है, मैट्रिक्स। और ये उंगली जैसी, आपको एक उंगली जैसी धसान दिखाई दे रही होगी, यहां पर एक धसान दिखाई दे रही, यहां पर
इसी को हम क्रिस्टी कहते हैं, क्रिस्टी लिखा हुआ है यहाँ पे, इसी को क्रिस्टी कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो बीच का जगह है मैट्रिक्स, और इसी में राइबोसोम भी पाए जाते हैं। बाहरी परत को आउटर मेम्ब्रेन यानी बाहरी झिल्ली, दूसरे वाली परत को इनर मेम्ब्रेन, और बीच दोनों के बीच के जगह को इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस। मैट्रिक्स यही है, ठीक है। मैट्रिक्स क्या है? बीच वाली जगह है। मैट्रिक्स की हिंदी मैट्रिक्स, राइबोसोम की हिंदी राइबोसोम। बस दो की हिंदी हमको लिख देना चाहिए, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। तो हिंदी वाले भाई अगर आप चाहें तो मैं लिख देता हूं बाहरी पर, अरे भाई, बाहरी परत और आंतरिक परत, इसको हम कहेंगे बाहरी परत और इसको हम कहेंगे आंतरिक परत, आंतरिक परत, ठीक है। बाहरी परत और आंतरिक परत। चलिए ठीक है, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अंतःप्राद्रवी जलिका के बारे में हम बात करेंगे। किसके बारे में बात करते हैं? अंतःप्राद्रवी जलिका के बारे में। तो यहां पे याद रखने की बात है, 1945 में एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था पोल्टर। 1945 में पोल्टर ने अंतःप्राद्रवी जलिका की खोज की थी। पोल्टर ने, किसने खोज की थी? पोल्टर ने, 1945 में पोल्टर ने, ठीक है। किसकी खोज की थी? अंतःप्राद्रवी जलिका की। ओके, अब लिखा है यह कोशिका के अंदर आंतरिक सहारा प्रदान करता है, यानी ये एक तरह से सहारा प्रदान करता है, ठीक है। अतः इसे कोशिका का, ये क्वेश्चन लाइन थोड़ा सा अधूरा है, हेंस इट इज कॉल्ड द इंटीरियर ऑफ द सेल। यहां पे कुछ लाइन कट गया है, छोड़ दीजिए इसको। अब यहां पर आपको बात बताते हैं कि जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो दो प्रकार का होता है। आंतरिक सहारा प्रदान करता है तो कोई टर्म दिया होगा वहां पे। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार का है, एक को हम कहते हैं स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरे को हम कहते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो मुलायम होती है, जो खुरदरी है और एक चिकनी है, तो यह कार्बोहाइड्रेट और वसा का निर्माण करती है और यह प्रोटीन का निर्माण करती है। तो यही बात मैं यहां बता देता हूं। यह अंतःप्राद्रवी जालिका है और इसके दो भाग हैं भाई, ये दो प्रकार की होती है। एक को हम कहते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको हिंदी में कहते हैं खुरदरी, खुरदरी अंतःप्राद्रवी जलिका। तो बाकी नहीं लिख रहे, बाकी यहां से देखिएगा। एक को हम कह रहे स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको हम कहते हैं चिकनी, हाँ, अंतःप्राद्रवी जलिका। बाकी नाम यहां पर है, ईआर का मतलब अंतःप्राद्रवी जलिका, इसके नाम के बाद लगा लिया कीजिएगा। रफ वाले में ना प्रोटीन का निर्माण होता है। रफ वाले में किसका निर्माण होता है? प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, प्रोटीन का निर्माण होता है। और इसमें क्या होता है? लिपिड का निर्माण होता है, इसमें लिपिड का निर्माण होता है। तो प्रोटीन का निर्माण रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में और स्मूथ वाले में लिपिड का निर्माण होता है। ओके, चलिए अगला आपके पास आता है राइबोसोम। क्या आता है भाई? राइबोसोम आता है। राइबोसोम के बारे में देखिएगा। राइबोसोम के बारे में, तो राइबोसोम के बारे में कुछ बातें यहां पर आएंगी कि जो राइबोसोम है इसके खोजकर्ता कौन है। आप लोगों ने भी इसके खोजकर्ता पढ़े होंगे, बताइए कौन है खोजकर्ता राइबोसोम के। तो राइबोसोम के दो खोजकर्ता का नाम आपको मिला होगा। एक मिला होगा रॉबिन्सन और ब्राउन का। किसका मिला होगा? रॉबिन्सन एंड ब्राउन। ये 1953 में इन्होंने खोज की थी, ठीक ना। ये खोज करता है 1953 में, लेकिन इन्होंने खोज जो की थी वो प्लांट में की थी। प्लांट में खोज इनके द्वारा हुई। प्लांट में खोज किसके द्वारा हुई थी? रॉबिन्सन और ब्राउन के द्वारा। जबकि एनिमल में खोज हुई थी क्लाउड और
पैलेट द्वारा। 1955 में क्लाउड एंड क्लाउड और पैलेट ने 1955 में खोज किया था। ठीक है, ठीक है, क्लाउड और पैलेट ने 1955 में खोज किया था। 1955 में प्लांट में रॉबिन्सन और एनिमल में कौन किया था? क्लाउड और पैलेट ने। ये प्रोटीन का निर्माण करता है, इसीलिए इसको प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। यह कोशिका के अंदर सबसे छोटा स्मॉलेस्ट आर्गन है। ये क्या है? कोशिका के अंदर सबसे छोटा आर्गन, सबसे छोटा आर्गन है। और आप जानते हैं जो राइबोसोम के बारे में बात बताता हूं, राइबोसोम जो है आरएनए के साथ जुड़कर प्रोटीन बनाता है। आरएनए के साथ जुड़कर क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। तो आरएनए के साथ जुड़कर प्रोटीन का क्या करता है? निर्माण करता है आरएनए के साथ। अब समझिएगा, अभी आपने पढ़ा था इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा था, तो ये देखिएगा, ये लोकेशन समझिएगा, ये बीच में आपका केंद्रक है और यहां पे न्यूक्लियोलस है, केंद्रिका है। तो यहीं पे इसी से जुड़ा हुआ आपको यहां पे देखेंगे तो यहीं पर आपको इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखाई देगा। यहीं पे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये है, देखिए ये केंद्रक से जुड़ा हुआ होता है, ये केंद्रक से जुड़ा हुआ होता है। और इसी पर कुछ ऐसे भाग होते हैं जहां पर राइबोसोम अटैच होता है। अगर राइबोसोम अटैच होगा तो ये खुरदरी कहलाएगा, और राइबोसोम अटैच नहीं होगा तो ये चिकनी कहलाएगा। तो इस वाले को हम कहते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसको हम कह रहे हैं स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कहने का ये मतलब है कि जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमने अभी पढ़ा था, उसमें हमने क्या समझा कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ राइबोसोम पाया जाता है, और इसमें वनली क्या पाए जाते हैं? वनली इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाए जाते हैं। तो यहां पर राइबोसोम आपने देखा कि राइबोसोम के बारे में कि खोज किसने की थी। अगर हम राइबोसोम के बारे में पढ़ें कि राइबोसोम कितने तरह का होता है, आरएनए की बात नहीं कर रहा हूं, राइबोसोम की बात कर रहा हूं। तो राइबोसोम आपके दो प्रकार के होंगे, आप पढ़ चुके हैं। एक को आप कहते हैं सर जी 70S और एक को कहते हैं 80S। 70S राइबोसोम कहां पाया जाएगा और 80S राइबोसोम कहां पाया जाएगा? बताइए। 70S राइबोसोम कहां पाया जाएगा और 80S राइबोसोम कहां पाया जाएगा? बताइएगा। प्रोकैरियोट में कौन सा? ये प्रोकैरियोट में पाया जाएगा। ये किस में पाया जाएगा? प्रोकैरियोट में। अब प्रोकैरियोट लिखना है तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों लिखना है, क्योंकि हिंदी वाले अंग्रेजी नहीं लिख सकते, अंग्रेजी वाले हिंदी नहीं लिख सकते। प्रोकैरियोटिक, ये प्रोकैरियोटिक में। और 70S के दो सब यूनिट है, दो सब यूनिट। अब आइए कौन कौन से सब यूनिट है? इसको हम 50S और इसको हम 30S सब यूनिट। अब S का मतलब क्या होता है? सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। अवसादन गुणांक कहते हैं। इसी को सीडरबर्ग यूनिट भी कहते हैं। 80S के दो पार्ट होते हैं, 60S और 40S, और ये यूकैरियोटिक होता है। कैसा होता है? यूकैरियोटिक। ये यूकैरियोटिक। तो ये प्रोकैरियोटिक, अब ये प्रोकैरियोटिक है, वो यूकैरियोटिक है।
दोनों में प्रोटीन बनते हैं। अब यहां पे स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये 40s है और ये 60s है, ये 40s और ये 60s। स्मॉलर सब यूनिट उल्टा होता है ये हमेशा, स्मॉलर सब यूनिट नीचे, ये 30s और ये 50s, और इसी के बीच में mRNA आपका आके जुड़ जाता है। ओके, कोई डाउट नहीं। अब एक नोट में ध्यान पे रखिएगा, नोट में माइटोकांड्रिया में कौन सा राइबोसोम है, तो माइटोकांड्रिया में 70s राइबोसोम है। माइटोकांड्रिया में कौन सा राइबोसोम होता है, तो 70s राइबोसोम होता है। इसी से पता चलता है कि कोशिका के अंदर राइबोसोम जो होता है, कोशिका के अंदर जो राइबोसोम होता है वो 70s राइबोसोम होता है। कोशिका के अंदर 70s प्रकार का राइबोसोम होता है। ठीक है, चलिए, तो ये बातें आपने देखी 70s और 80s। अब इसमें और भी फर्दर यूनिट है, जैसे 40s सब यूनिट में और 60s सब यूनिट को और बांटा जाए तो 18s, 28s, 5.8s और 5s RNA। ये कहीं आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, फिर भी फिगर में दिया गया है। 16s, 23s और 5s या इसके फर्दर सब यूनिट है। आपको बस यही दो ध्यान पे रखना है, यही दो ध्यान पे रखना है। ओके, क्लियर है? चलिए, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं? और एक बात पे कुछ लोग कंफ्यूजन में थे कि बायोप्लास्ट बेंडा ने कहा था, एकदम क्लियर रहिए। बायोप्लास्ट आप माइटोकांड्रिया के बारे में पढ़ते हैं और हजारों बार मैंने माइटोकांड्रिया जो है सेल से निकाल के उसका डीएनए निकाल के एक्सपेरिमेंट किया है, रिसर्च किया है। तो बेंडा ने माइटोकांड्रिया नाम दिया था, अल्टमैन ने बायोप्लास्ट दिया था। आप कंफ्यूजन में न रहिए, ठीक है, क्लियर। अगर आपको कुछ लगेगा तो बिल्कुल मैंने आपको बाकी चीजें दी हुई हैं, आप वहां पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। यहां पर कुछ और बातें हैं लेकिन मुझे लग नहीं रहा है कि आज इसको पढ़ा पाऊंगा। सेंट्रोसोम से शुरुआत करेंगे, कल सेंट्रोसोम से शुरुआत करेंगे। ओके, ठीक है, तो चलिए। हाँ, फॉर्म कब भरे उसके लिए यूट्यूब चैनल पे सत्यम सर आज सुबह एक वीडियो डालने वाले थे और बिल्कुल वो शायद पड़ गया होगा, और उस वीडियो को जरूर देखिए कि कैसे भरना है, कौन सा जोन लेना है। ठीक है, ओके। और एक बात समझिएगा, बिहार एसएससी के ही बच्चे, सबसे अधिक बच्चे जो हैं बिहार एसएससी के एग्जाम के लिए, मैंने रेलवे वाले बच्चों से ही कहा था। तो इस मेरे चैनल पे जो बच्चे बिहार एसएससी में है, मैक्सिमम बता रहा हूँ, वो बच्चे हैं जिन्होंने रेलवे की तैयारी की है या रेलवे की तैयारी कर रहे हैं। तो बिहार एसएससी में वही बच्चे हैं जो रेलवे की तैयारी करें, तो उनका दोनों का एक ही लेवल मैंने दिया है, जो सबसे हाई लेवल है, हाई स्टैंडर्ड है। ठीक है, तो आप एकदम निश्चिंत रहिए कि आप ये सोच रहे हैं कि इनका बैच भी मेरे साथ है तो क्या मेरा, आपको अपना पढ़ना है और आप क्वेश्चन करिए। कोई क्वेश्चन ना निकल पाए तो मुझसे बताइए कि सर ये टॉपिक छूटा है, ये दिक्कत छूटी है। ठीक है, ये बातें ध्यान में समझिए इस चीज को। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो दोनों की तैयारी कर रहे होंगे, मैं जानता हूं। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे। तो चलिए, हाँ, देखिए दोस्त सचिन जी कह रहे सर आज मजा नहीं आया, आपने ऐसे पढ़ाया। देखिए, बात मैंने आपसे पहले भी कही थी कि मैं क्या पढ़ाऊंगा ये आप निर्धारित करेंगे। और आप देखिए, बहुत बार ऐसा होगा, आप वीडियो को बाद में देख रहे होंगे तो आपको खुद गुस्सा आता होगा कि हम लोगों ने कैसा माहौल बना दिया था कि सर को गुस्सा आ गया था या सर नाराज हो गए थे। मैं ही बहुत बार आपको भी हंसा, मैं भी चाहता हूं कि हंसते हंसते पढ़ा जाए, चीज़ों को हंसते हंसते चीज़ों को बनाया जाए। तो कोशिश कीजिएगा कि थोड़ा माहौल ऐसा रहे कि हम दोनों हंस के गा के पढ़ सके। एक बात और मुझे कहना है कि मैं सोच रहा हूं कि हो सकता है कि गुस्सा मुझे ही अपने वजह से आ रहा हो,
तो हो सकता है आज बृहस्पतिवार है, आज बृहस्पतिवार ही है शायद, बुधवार है, मुझे ध्यान पे नहीं आ रहा आज कौन सा दिन है। हो सकता है कि मैं 2 दिन ना रहूं, शुक्रवार और शनिवार को ना रहूं, थोड़ा बिहार जाना है मुझे भी, ठीक है। तो अगर मैं रहूंगा तो आपकी क्लास लूंगा, अदरवाइज आप सभी को मैं आज की क्लास में इन्फॉर्म कर दिया हूं। तो आप सभी की संख्या इतनी ज्यादा है कि एकदम हर जगह मैसेज पड़े रहते हैं, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं अगर कोई बात होती है टेलीग्राम चैनल बता दिया, सभी लोग जुड़ जाइए अभिषेक सर एमडी क्लासेस से, आपको वहां इन्फॉर्म कर देंगे, वहां मैसेज कर देंगे, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, जय हिंद सभी को, थैंक यू सो मच।